Hello class, I am Dr. Dharmendra, Assistant Professor, Department of Geography, PPN PG College, कानपुर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की। जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को हम हिंदी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी कहते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि व्हाट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी है क्या? तो एनजीटी क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 18 अक्टूबर 2010 अंडर द एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2010 में किया गया है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी दैट वाज फॉर्म्ड अंडर द एनजीटी एक्ट 2010 फॉर इफेक्टिव and expeditious disposal of cases that are related to the protection and conservation of the environment, forests and other natural resources। तो हम कह सकते हैं कि एनजीटी एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो खास तौर से पर्यावरण से संबंधित जितने भी वाद विवाद इश्यूज हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, उन सभी विवादों और समस्याओं का संज्ञान लेती है और उसको हल करने का प्रयास करती है। नाउ with the establishment of the NGT, India became the third country in the world to set up a specialized environmental tribunal only after Australia and New Zealand, and the first developing country to do so। एनजीटी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आ गया है कि जहां पर पर्यावरण से जुड़ी सभी वाद विवादों का संज्ञान और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई है। और इंडिया से पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का ही नाम आता है, और डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया फर्स्ट रैंक रखती है। The National Green Tribunal has a total 5 places of sitting, namely Bhopal, Pune, New Delhi, Kolkata, Chennai, amongst which New Delhi is the principal place of sitting। तो अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये 5 प्लेस इंडिया में हमारे हैं जहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स पाए जाते हैं, भोपाल, पुणे, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। और मेन हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में स्थित है। तो एनजीटी का हमने समझा क्या है, एनजीटी की डेफिनेशन देखा। अब हम बात करते हैं इसका उत्पत्ति, फॉर्मेशन कैसे हुई। तो जेनेसिस ऑफ एनजीटी। तो जेनेसिस ऑफ एनजीटी की बात करें तो हमारे पास एक केस आता है एमसी मेहता एंड एएनआर एटसेट्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स सेक्टर इन 1986। The then Chief Justice of India, Justice PN भागवती had suggested setting up environmental courts because अभी हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारे देश में हाई कोर्ट्स उपलब्ध हैं एंड सुप्रीम कोर्ट्स उपलब्ध हैं। तो 1986 में जो हमारे जस्टिस पीएन भागवती थे तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडियन गवर्नमेंट को कि हमारा एक इन्वायरमेंटल कोर्ट अपने देश के लिए बहुत जरूरी है। इसका रीजन है हमारे पास ड्यू टू मोर केसेस इन्वॉल्विंग इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। 1986 में ये देखा गया कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन और कॉन्फ्लिक्ट से लेकर बहुत सारे केसेस आ रहे थे। Increasing need for assessment and evaluation of scientific and technical data regarding environmental matters। और भी environmental matters को लेकर साइंटिफिक स्टडी और टेक्निकल डेटा की आवश्यकता थी जिससे ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से असेसमेंट किया जा सके। तो ये जो केस था, यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ से एनजीटी की स्थापना की एक नींव पड़ी। नाउ नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट जजमेंट गिवन बाय एनजीटी। तो हम ये देखते हैं कि कुछ जो एनजीटी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए गए एनजीटी जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी हेल्पफुल या बेनिफिशियल रहे हैं। फर्स्ट है इन दी Almitra H. Patel versus Union India of case. It is directed states to implement solid waste management rules and prohibited open burning of waste on lands। इस केस के दौरान ये जजमेंट दिया गया एनजीटी के द्वारा कि जो भी हम ओपन एरियाज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बर्न करते हैं उस पर डायरेक्टली रोक लगा दी गई। अब आप अपने ओपन एरियाज में खुले में कोई भी सॉलिड वेस्ट नहीं जला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट की बात करें तो उसमें बहुत सारे
हमको मेटल्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्लास्टिक की बॉटल्स हों, टायर हों, ट्यूब्स हों, इस तरह के बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, अगर जिनको हम सीधे बर्न करते हैं तो उनसे हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर जाती हैं, और जिससे फिर हमारे वो डायरेक्टली हमारे ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ये बहुत काफी अच्छा जजमेंट माना जाएगा एनजीटी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, इन 2012 एनजीटी सस्पेंडेड द क्लियरेंस गिवन टू द साउथ कोरियन स्टील मेकर पास्को टू सेट अप अ 12 मिलियन टन स्टील प्लांट इन उड़ीसा। 2012 में एनजीटी ने एक कोरियन साउथ कोरियन कंपनी थी पास्को, जिसको इन्होंने स्टील प्लांट लगाने से क्लियरेंस इनकी खत्म कर दी। तो ये इन्वायरमेंट को लेकर उड़ीसा जहाँ पे स्टील प्लांट डेवलप किया जा रहा था, वहां पे रोक लगी, जिससे क्या हुआ, हमारा इन्वायरमेंट काफी बेहतर तरीके से सेव कर पाए अपने इन्वायरमेंट को हम। नेक्स्ट है हमारा, इन दी सेवन फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को देखते हैं। दी एनजीटी सस्पेंडेड अ 6400 करोड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट टू सेव द हैबिटेट ऑफ बर्ड। तो 6400 करोड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट की लागत वाला जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था, उसको एनजीटी ने उस पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से हमको क्या फायदा देखने को मिला, जो उस रीजन में जो अलग अलग जो बर्ड्स के जो हैबिटेट था वो सुरक्षित रह सका। अगर ये रोक ना लगती तो हो सकता था कि वहां पे कई सारे जो हमारे पक्षियां हैं, जिनका अपने इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंस रोल होता है, उनका हैबिटेट खत्म हो जाता, बहुत सारी वेराइटी की जो बर्ड्स हैं, स्पीसीज हैं, वो खत्म होने की खतरा मंडराने लगता और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाता उस रीजन में। नेक्स्ट, a December 2016 amendment of to EIA 2016 notification. The amendments basically sought to give local authorities power to grant environmental clearance to builders. इसमें ये फैसला दिया कि अगर कोई भी बिल्डर है किसी रीजन, पर्टिकुलर रीजन में अगर कुछ डेवलपमेंट करना चाहता है, तो उसको वहाँ लोकल अथॉरिटी से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। वॉज नलिफाइड बाय एनजीटी, terming it as a ploy by the government to circumvent the 2006 rules. Next, many projects which were approved in violation of the law, such as an Aranmula Airport, Kerala, ये एयरपोर्ट डेवलप किया जाता है, इस पे रोक लगाई गई। लोअर डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड नाइमैन जंगू इन अरुणाचल प्रदेश, माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन गोवा एंड कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन छत्तीसगढ़ वर एदर कैंसल्ड और फ्रेश असेसमेंट वर डायरेक्टेड। इन सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया गया और उनको फिर से दोबारा असेसमेंट करने के लिए जारी कर दिया गया स्टेटमेंट। तो ये अभी तक हमने क्या देखा, हमने एनजीटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसका जेनेसिस फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो उसके लिए हमने एक केस लिया। फिर इंपॉर्टेंट जजमेंट, जो अभी तक एनजीटी के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट की बात की हमने। नाउ नेक्स्ट, ये टेबल देखते हैं, ये एग्जाम व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो एनजीटी स्टेब्लिशमेंट डेट जो हालांकि पहले स्लाइड में देख चुके हैं, 18 अक्टूबर 2010। एनजीटी चेयरमैन 2022, जो प्रेजेंट चेयरमैन है उनका नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एनजीटी हेडक्वार्टर्स हमारा नई दिल्ली में है। अब एक सवाल उठता है कि इस एनजीटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसका आंसर होगा नो, इट इज अ स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी सेटअप अंडर द एनजीटी एक्ट 2010। इस सवाल का हमेशा आपको काफी बी केयरफुल, जो हमारे एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक जुडिशियल बॉडी है, जिसको एनजीटी एक्ट 2010 के अनुसार इसको डेवलप किया गया है। कैन द डिसीजन ऑफ एनजीटी बी चैलेंज? यस, इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर एनजीटी का कोई फैसला सुनाया जाता है, इट कैन बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विद इन 19 डेज। और ये एनजीटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां पर जाके आप एनजीटी के विषय में सारी जानकारी ले सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करेंगे कि एनजीटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इफेक्टिव एंड क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस दैट आर रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ये पहला ऑब्जेक्टिव हमारा। नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू गिव रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस कॉज्ड टू पर्सन एंड प्रॉपर्टीज। अगर पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े किसी अगर व्यक्ति की कुछ प्रॉपर्टी की हानि होती है, तो उसका कंपनसेशन
कंपनसेशन करने के लिए एनजीटी भी फैसला सुना सकती है। नाउ नेक्स्ट, टू हैंडल वेरियस इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट दैट इन्वॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी इश्यूज, विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं, को रिलेटेड हैं, उसको हैंडल करने का काम क्या करती है? एनजीटी। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ एनजीटी क्या होगा। एनजीटी का स्ट्रक्चर क्या है, कौन लोग इसमें भागीदार होते हैं, कौन काम करते हैं इसमें। तो आता है द ट्रिब्यूनल कंप्राइजेज ऑफ द चेयरपर्सन, एक इसमें एनजीटी चेयरपर्सन होते हैं, कुछ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स मेंबर्स होते हैं। दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 इयर्स के लिए अलॉट किए थे, एंड और नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है आप सबको। द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट with the consultants of Chief Justice of India CJI से की कंसल्ट से करती है। नेक्स्ट, a selection committee shall be formed by the central government to appoint the judicial members and expert member, judicial member and expert member के को अपॉइंट करने के लिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिलेक्शन कमेटी डेवलप करती है। देयर आर टू बी लेस 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर इन द ट्रिब्यूनल में होने आवश्यक हैं। अब इसी को मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म्स में रखा है। हु अपॉइंट्स एनजीटी चेयरमैन, तो इसका आंसर होगा द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया। हु अपॉइंट्स एनजीटी मेंबर्स, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, अ सिलेक्शन कमिटी इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट्स मेंबर्स। नाउ नेक्स्ट, अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये एक मैंने एक पिक लगा रखा है इसमें, तो इसको देखते हैं। पहला फीचर क्या है, स्पीडी जजमेंट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। हम देखते हैं कि हमारे देश में जो जानते हैं कि हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो काफी सालों से पेंडिंग रहते हैं और उनका जल्दी निपटारा नहीं हो पाता है। तो ये जो विशेष प्रकार का जो कोड डेवलप किया गया एनजीटी, ये खास तौर से पर्यावरण से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं उसको जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है। तो एक पहला फीचर्स हमारा ये है। सेकंड, रिडक्शन इन बर्डन टू अदर कोर्ट्स, जो हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो बर्डन है, केसेस का लोड्स है, उसको ये कम करने का काम करता है। क्योंकि एनजीटी के बनने से पहले जो भी समस्या आती, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े जो भी मुद्दे डिस्प्यूट आते थे, वो भी नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुने जा रहे थे। लेकिन अब एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट को डेवलप होने के बाद हमारा क्या हो गया, ये जो मेन कोर्ट हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वहां से उनका केसेस है उनका लोड कम हो गया है। ये सेकंड फीचर था हमारा। थर्ड फीचर की बात करें तो डिस्पोजल ऑफ केसेस विद इन 6 मंथ ऑफ फिलिंग। यहाँ पे एक लिमिटेशन कर दी गई है कि जो भी केसेस एनजीटी में जाएंगे उनका 6 महीने में एनजीटी को निपटारा करना ही करना है। अब इस लिमिटेशन से क्या हुआ कि जो केसेस अगर लिमिटेशन नहीं कर रखेंगे तो क्या होगा, केसेस लंबे जा सकते हैं। तो 6 महीने में एनजीटी को हर हाल में उनको सॉल्व करना ही करना है। और फोर्थ हमारा क्या, वर्क्स एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो चौथा फीचर एनजीटी का क्या है कि नेचुरल जस्टिस देना। तो नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इस पे हम डिस्कस करेंगे तो एक अलग अदर वीडियो बन जाएगा। तो इतना समझिए, नेचुरल जस्टिस हमारा क्या होता है कि कोई भी जजमेंट दिया जा रहा है वो समझदारी से तथ्यपूर्ण होना चाहिए, सही जजमेंट होना चाहिए और बायस्ड जजमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसको ही हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं। और फिफ्थ फीचर है कि नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ये सिविल प्रोसीजर 1908 से बाउंड नहीं है। तो ये कुछ फीचर्स हमने देखे, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फीचर्स हैं हमारे। आगे नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि पावर ऑफ एनजीटी क्या है, एनजीटी की क्या क्या पावर्स दिए रखे गए हैं। तो फर्स्ट पावर है हमारा, NGT provides a way for the evolution of environmental law through the development of an ultimate alternative dispute resolution mechanism। तो एनजीटी प्रोवाइड करती है एक प्रकार का इन्वायरमेंटल लॉ प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डेवलपमेंट है अपने और डेवलपमेंट की वजह से जो भी डिस्प्यूट पैदा होते हैं उनका किस तरीके से रिजोल्यूशन किया जाए, उसका एक मैकेनिज्म को डेवलप करती है। नेक्स्ट, Next, it helps in the reduction of the court case burden on environmental matters in the higher courts। जो भी अभी तक environmental matter से संबंधित जितने भी केसेस थे, अब वो सीधे एनजीटी के पास जाते हैं, जिससे क्या हुआ, हमारा
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, केसेस का बर्डन कम हुआ है। NGT provides a faster solution for various environment-related disputes that are less formal and less expensive. अब NGT क्या करती है, बहुत जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि 6 मंथ में वो बाउंड है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको सोल्यूशन देना ही देना है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा एक्सपेंस भी काफी कम हुआ उस पर और जल्दी हमारे हमको सोल्यूशन मिलने लगा। इट कर्व्स इन्वायरमेंट डैमेजिंग एक्टिविटीज, जितने भी इन्वायरमेंटल डैमेजिंग एक्टिविटीज होती है इसको कर्व करती है। एनजीटी इंश्योर द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस। इसके द्वारा वो क्या एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखती है जहां कहीं भी इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है जिससे हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। Next, NGT provides relief and compensation for any damages caused to person and properties. किसी भी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी का डैमेज होती है तो उसको एनजीटी कंपनसेशन और उसको रिलीफ देने का एनजीटी के पास पावर है। नेक्स्ट, the National Green Tribunal resolved various civil cases under the following 7 laws that are related to the environment. तो जो हमारी एनजीटी है वो अलग अलग प्रकार के सिविल केसेस जो भी उनके पास आते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल लॉज हैं उसके अंतर्गत ही ये अपना काम करती है। पहला हमारा वाटर एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974 में आया था। ये एग्जाम व्यू पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि वाटर एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन कब आया, 1974। नेक्स्ट, वाटर सेस एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1977 में ये आया। नेक्स्ट है हमारा है फॉरेस्ट एक्ट कंजर्वेशन 1980। फोर्थ हमारा है एयर एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन 1981। और यहाँ पे ये जितने भी एक्ट आए हैं तो इस पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको एक्ट किस डेट में आया, कब किस डेट किस ईयर में आया इस पे इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हर एक एक्ट पे अगर हम बात डिस्कशन करेंगे तो उस पर भी एक लंबा वीडियो बन जाएगा, उसके लिए हम स्पेशल अलग वीडियो बना सकते हैं। फिफ्थ है हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में आया था। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में। सेवंथ हमारा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये 7 एक्ट हमारे पास हैं जिसके अंदर इनके अंदर आने वाली जितने भी सारी एक्टिविटी हैं वो सारी समस्याएं या जो भी इश्यूज होते हैं वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखती है। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एनजीटी की स्थापना करके ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एनजीटी की। बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट्स में सबसे पहला है डेडिकेटेड कोर्ट फॉर एनवायरमेंटल मैटर्स। NGT ensure enforcement of any legal rights relating to the environment and provides relief and compensation for damages to person and property and for matters connected therewith or incidental thereto। तो एक डेडिकेटेड कोर्ट है, जितनी पर्यावरण से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेके एक स्पेशलाइज कोर्ट को डेवलप कर दिया गया है, जो सारी समस्याओं का या जो कोई भी पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी या पर्सन पर्यावरणिक मुद्दों से लेकर उसका अगर कुछ डैमेज होता है तो उसके कंपनसेशन रिलीफ से लेकर एनजीटी काम करती है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें, अपार्ट फ्रॉम दिस द बर्डन ऑन द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो रिड्यूस्ड। तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक बेनिफिट में आता है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो बर्डन है केसेस के उसको उसमें कमी देखने को मिलती है। Allows specialization. NGT is staffed with judges and environmental experts. This makes it a specialized body equipped with the necessary expertise to handle environmental disputes involving multidisciplinary issues. तो एक स्पेशलाइजेशन कि जो भी एनजीटी का जो स्टाफ होगा जैसे वो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स एंड के साथ एक उनके साथ इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स भी होंगे, जिससे कि दिस मेक्स बॉडी इक्विप द नेसेसरी एक्सपर्टाइज टू हैंडल इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग मल्टीडिसिप्लिनरी इश्यूज, कि ज्यादा बेहतर तरीके से हम जितने भी पर्यावरण समस्याएं हैं उसको हैंडल कर पाए। नेक्स्ट, the NGT also employs legal and scientific methods and assessed environmental impact assessment reports before deciding the case. Next, wider reach, the quality of time spent on these issues could also be increased as unlike the Supreme Court
The tribunal could have benches in various states there by increasing access to all citizens. Next, time-bound disposal for cases. The tribunal is mandated to make an endeavor for disposal of application or appeals finally within 6 months of filing of the same. जैसा कि हमने फीचर्स वाले स्लाइड में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि एक लिमिटेशन क्रिएट कर दी कि 6 महीने में हमको टाइम बाउंडेशन है, 6 महीने के अंदर हमको डिसीजन देना ही देना है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है कि ये समझना है कि एक एनजीटी आती है, एक सीपीसीबी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनजीटी एंड सीपीसीबी। तो यहाँ पे देखते हैं, द एनजीटी प्रोवाइड इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स। तो जो एनजीटी है वो इन्वायरमेंटल जस्टिस को प्रोवाइड करती है और हेल्प क्या करती है कि जितने भी हायर कोर्ट्स में हमारे केसेस हैं, लिटिगेशन केसेस हैं, उनको कम करने का काम करती है। और इसके विपरीत जो हमारा सीपीसीबी है यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये प्रमोट्स क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स, वेल एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। तो इसका काम क्या है कि जितनी भी हमारी स्ट्रीम्स हैं, नदियां हैं, हवा है, उनको किस तरीके से क्लीन साफ रखा जाए, ये इसका एम है। तो ये मेन डिफरेंस है एनजीटी एंड सीपीसीबी में। एग्जाम व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है ये। एनजीटी के साथ सीपीसीबी भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इस पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका एम क्या है। नेक्स्ट, नाउ तो फाइनली हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। तो कंक्लूजन क्या है, इन द प्रेजेंट इरा इक्विलिब्रियम बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इज ऑफ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो आज के समय में हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम, उसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस है। इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, बैलेंस डेवलपमेंट के साथ में अपने पर्यावरण को भी संरक्षित और बचा के रखना है, और जो आने वाली हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है उनको किस तरीके से बेहतर, स्वच्छ, साफ सुथरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके, और उनके लिए किस तरीके से जो आज रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन करते हुए हम फ्यूचर की जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा के कंजर्व करके रख सके, ये हमारा कंक्लूजन है। नेक्स्ट, therefore NGT should not be seen as and not been seen as obstacle to development but way to sustainable development। तो इसका मतलब ये नहीं, हम ये अर्थ नहीं निकाल सकते हैं कि एनजीटी क्या डेवलपमेंट के खिलाफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एनजीटी का मेन मकसद है कि डेवलपमेंट नहीं, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है अपने अपने इन्वायरमेंट पे, यानी अपने डेवलपमेंट के साथ साथ अपने पर्यावरण को भी संरक्षित, स्वच्छ, साफ सुथरा और हेल्दी इन्वायरमेंट रखना है। और दस दिन गवर्नमेंट मस्ट एड्रेसेस ऑल अंडरलाइंग इश्यूज रिलेटेड टू एनजीटी एज सुन एज पॉसिबल। ये हमारा आज का कंक्लूजन था, और आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।